हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड है 346 GB। ये वर्ष 2022 में आया हुआ भौतिक विज्ञान का दूसरा सेट है और आज हम इस सेट के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के प्रश्नों को हमने इससे पहले के पार्ट में सॉल्व कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 12th फिजिक्स अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सेट 2 2022 346 GB। ये इसका कोड है, जिसका 8वां प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। मतलब इस प्रश्न में दो खंड हैं। सबसे पहले बलयुग्म का फार्मूला निकालना है, फिर उस फार्मूले के आधार पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का जब भी आपको आरेख बनाना हो तो लाइन की लंबाई समान रखनी है और इनके बीच का गैप भी समान रखना है। ये मान लो बन गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इसका डायरेक्शन और इसमें कोई डाइपोल रखा है वैद्युत द्विध्रुव। डाइपोल का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर, यानी परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को मिला करके जो सिस्टम बनता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। लेकिन शर्त है उसके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं +Q, ये डाइपोल है, सिस्टम है ये, मतलब दो चार्ज का एक सिस्टम बनाए हैं और एक है -Q, मतलब दो चार्ज हैं जो बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, एक पे +Q एक पे -Q। तो इस पे फोर्स लगेगा। देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो प्लस चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उस पे फोर्स लगता है। या कह सकते हैं ऐसे कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होता है और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो इस पे एक फोर्स लगेगा इस दिशा में और इस पे फोर्स लगेगा इस दिशा में। तो ऐसा होने पर क्या होगा, ये घूमेगा, मतलब ये +Q और ये -Q घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। तो वही इसको घुमाने में कितना जो बल लगेगा वही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्षेत्र से मान लो किसी एंगल पर झुका हुआ, जैसे मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। ये हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। और एक बात और याद रखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की, वो किधर होती है, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा डायरेक्शन ध्यान रखना,
जो P का डायरेक्शन होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, उसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो माइनस से प्लस की ओर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा P का और ये डायरेक्शन हो जाएगा E का। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज लिए होते और यहाँ पे प्लस चार्ज लिए होते, देखो एक बार ये भी समझा देते हैं आपको, चित्र बनाने में धोखा नहीं खाना है। अगर मान लो ऊपर माइनस चार्ज होता, नीचे प्लस चार्ज होता, तो ये वाला डायरेक्शन होता P का, तो यहाँ पे थीटा ये वाला लिया जाता, ये 180 डिग्री में से अगर ये देखो, अगर ये थीटा होगा तो इधर वाला 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल लिया जाता है अगर यहाँ पे आप माइनस चार्ज लगाए होते तो। और अगर यहाँ पे माइनस लगा के इधर E का डायरेक्शन आप बना दो, सारा एरो पलट दोगे तो माइनस से प्लस ये P का डायरेक्शन और ये, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो आपको थीटा बनाने में गलती नहीं करनी है, हमेशा थीटा की दिशा माइनस से प्लस की ओर, तो ये हो गया P का डायरेक्शन और ये हो गया E का डायरेक्शन। इसके बीच में हमने मान लिया कि ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो ये हो गया। अब आगे लिखेंगे द्विध्रुव की लंबाई, आपको लंबाई भी लिखनी रहेगी कि कितना बड़ा है। द्विध्रुव की लंबाई, इसको 2L या 2A से लिखा जाता है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये 2L है। फिर आगे लिखेंगे प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में QE बल लगता है। जो प्लस चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू E, क्योंकि फोर्स इक्वल होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रखी है, चार्ज Q है, तो ये इतना बल लगेगा। और लिखेंगे माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत QE बल लगता है। इस पे QE बल इधर है, मतलब अगर इधर बल की वैल्यू निकालो तो यह है Q इंटू E इस डायरेक्शन में, और ये वाला बल है Q इंटू E ये इस डायरेक्शन में। अब चूंकि दोनों बल यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों बल इसको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे आपको निकालना क्या, बल युग्म का आघूर्ण निकालना, तो लिखेंगे इसलिए बल युग्म का आघूर्ण, इसलिए बल युग्म का आघूर्ण, इसे टाउ से लिखते हैं। ये होगा फार्मूला, क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण, फार्मूला होता है बल, कोई भी एक फोर्स, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से कोई एक लेना है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, ये होता है। दोनों बलों के बीच में लंबवत दूरी लेना, जैसे ये वाला बल इधर है, ये वाला बल इधर है, तो इनके बीच में लंबवत दूरी क्या होगी, या तो आप ये ले सकते हो या तो इधर से बढ़ा के ये नाप लो, तो लंबाई उतनी ही होगी। तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, वो लेंथ कितना होगा, देखो ये वाला है, मान लो लेंथ 2L है, इधर थीटा है, इसको इस साइड से मिला देते हैं, तो कंपोनेंट बनाएंगे तो नीचे आएगा 2L cos थीटा, इधर वाला आएगा 2L sin थीटा, तो इनके बीच की लंबवत दूरी बनेगी 2L sin थीटा। और बल है Q इंटू E, कोई भी एक बल लेना है क्योंकि दोनों बल समान है, इंटू होगा 2L sin थीटा, ये हो गया टाउ। 2QL को एक कोष्ठक में लिख देते हैं और E को अलग लिख देते हैं, ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा, ये हो गया टाउ। 2QL को P से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा P इंटू E इंटू साइन थीटा।
ये हो जाएगा बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक, जहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ लिख देते हैं P है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई। तो यहाँ से निकल गया बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। अगला इसके आधार पे कहा है द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है, मतलब आपको थीटा नहीं चाहिए, तो लिखेंगे परिभाषा। ये एक खंड यहाँ खत्म हो गया, दूसरा खंड हल करेंगे। लिखेंगे जब थीटा इक्वल 90 डिग्री, जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि 90 से बड़ी वैल्यू साइन में नहीं होती, तो ये टाउ मैक्सिमम आएगा। तो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर PE या P बराबर आएगा टाउ मैक्सिमम अपान E। ये अब लिखेंगे जब E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम, E की जगह जब 1 लिखेंगे तो P बराबर होगा टाउ मैक्सिमम। तो इसके आधार पे परिभाषा देनी है। तो परिभाषा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल युग्म के आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या परिभाषा लिखेंगे, 1 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल युग्म के आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जिसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट था बल युग्म का आघूर्ण निकालो, दूसरा पार्ट था इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। आप इसे अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 8वें का ऑप्शनल प्रश्न है, दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें 2 DC बैटरी लगा हुआ है, एक वोल्ट इसका EMF कह सकते हैं या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे वो वाली वैल्यू 2 वोल्ट है। यहाँ से निकलने वाला करंट I2 है और 2 वोल्ट वाले से निकलने वाला करंट I1 है। ये I1 वाला करंट यहाँ से आया, जबकि चित्र में नहीं बना, हम आपको बता रहे हैं। ये वाला करंट यहाँ से घूमते घूमते इधर आएगा, ये यहाँ आएगा और ये दोनों मिलके इस रूट से चले जाएंगे, यानी I3 जो है ये I1 प्लस I2 है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू निकाल ली, तो ये लगेगा किरचॉफ का जो लूप का नियम होता है या जो विभव संबंधी नियम होता है, उसके आधार पर ये लगेगा। तो इसको लगाने से पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं किरचॉफ के लूप के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 बात ध्यान रखनी है। सबसे पहला, लूप का डायरेक्शन। पहली जो होती है, सबसे मेन होता है लूप की दिशा, लूप की दिशा ये सबसे मेन किरदार अदा करता है। दूसरा होता है धारा की दिशा। इन्हीं 2 नियमों के आधार पर ये सवाल लगाया जाता है। लूप की दिशा ये अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं, लेकिन धारा की दिशा डायग्राम के आधार पर ही होनी चाहिए। मतलब ये आप अपने मर्जी से नहीं कन्वर्ट करोगे, ये आपके अंडर में होता है। चाहे आप क्लॉकवाइज लूप लो या एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही ऑप्शन है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट का डायरेक्शन वो जो परिपथ में है उसी के अनुरूप रहेगा। तो इन दोनों को लेकर के जो सवाल लगाने का तरीका होता है वो ये होता है, अगर आपने लूप की जो दिशा चुनी है उसके हिसाब से, अगर मान लो बैटरी इस तरह से पड़ रहा है, इसका ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल, तो यहाँ के वोल्टेज को प्लस लेना है। अगर लूप के डायरेक्शन के हिसाब से बैटरी आपकी इस टाइप से पड़ रही है, मान लो लूप का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है और ये प्लस ये माइनस, तो बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव लेना है। ये तो हो गया बैटरी के वोल्टेज के लिए। अब करंट पर जहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ पे कोई करंट होगा, यहाँ पे आ रही है तो V बराबर IR, तो इसमें एक क्या पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो यहाँ वाला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस लेना है कि प्लस लेना है। तो अगर करंट की दिशा और लूप की दिशा दोनों एक हो गई तो बनने वाला वोल्टेज माइनस, और अगर करंट की दिशा और लूप की दिशा विपरीत हो गई तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस। ये बिंदु है, इन्हीं दोनों बिंदुओं के आधार पर न्यूमेरिकल लगता है। पहला लूप की दिशा, ये आप अपने मर्जी से बना सकते हो, या तो ये क्लॉकवाइज होगा बनेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा धारा की दिशा, ये धारा की दिशा जो सर्किट होता है उसमें बनाया हुआ रहता है, तो धारा की दिशा चित्र के अनुसार ही रहेगी और लूप की दिशा आपके मर्जी से। तो अगर आपने लूप की दिशा ऐसी बना ली कि बैटरी का टर्मिनल उस डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे में आ रहा है तो ये प्लस होगा, और अगर प्लस से माइनस आपका लूप का डायरेक्शन जाने लगा तो माइनस होगा। अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन एक हो गया तो वहाँ पे बनने वाला वोल्टेज माइनस। अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसमें बनने वाला वोल्टेज प्लस होगा। तो ये बिंदुएं आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एकदम अच्छे से अगर आपको सीखना A to Z तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट आना चाहिए। तो यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हम देखो तीन चरराशियाँ I1, I2, I3, तो चाहे तो आप 3 इक्वेशन बनाओ या फिर आप 2 इक्वेशन से काम चला सकते हो। कैसे? जब आप I3 को लिख दोगे I1 प्लस I2 तो आपके पास 2 ही चरराशियाँ बचेंगी, तो आपको 2 समीकरण लेने होंगे। तो हम यहाँ पे इसको 2 समीकरण में कन्वर्ट करके लगाने वाले हैं। जैसे एक लूप ले लेते हैं ADCA, तो लिखेंगे बंद पाश ADCA में, ADCA में मान लो हमने ये वाला लूप बनाया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो इस लूप के हिसाब से लूप आपका ऐसे घूम रहा है और बैटरी चल रही है माइनस से प्लस पे। देखो लूप ऐसे और बैटरी माइनस से प्लस पर, ध्यान देना लूप का डायरेक्शन और माइनस से प्लस जाने पर बैटरी का वोल्टेज प्लस। तो ये वाला वोल्टेज लिया जाएगा प्लस। अब आगे यहाँ पे देखो लूप के डायरेक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे जब रहोगे तो आपको इस डायरेक्शन में चलना है लूप लेके, और करंट भी इसी दिशा में जा रहे हैं। तो जब लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन एक हो तो वहाँ पे बनने वाला वोल्टेज माइनस होता है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा? यहाँ पे बनेगा V बराबर IR। तो इसमें करंट आ रहा है I2 और रेजिस्टेंस 1 है, तो ये माइनस रहेगा, तो हो जाएगा I2 इंटू 1। अब यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो लूप के हिसाब से आपका लूप ऐसे ही घूम रहा है, मतलब यहाँ पे लूप आपका ऐसे चल रहा है, तो उसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन एक, तो वोल्टेज निगेटिव, तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे लेना है I3, और I3 क्या है? I3 है I1 प्लस I2। तो यहाँ पे जो करंट है वो है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 2 और बराबर होगा 0, क्योंकि बंद पास का कुल वोल्टेज 0 होता है, नेट वोल्टेज। तो अगर एक को दूसरे साइड कर देंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस I2, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा -2I1 -2I2 इक्वल -1। दोनों तरफ माइनस से गुणा कराएंगे तो आएगा I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल 1। ये हो गया 2I1, I2 और 2I2 जुट के हो जाएगा 3I2 इक्वल 1, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ये वाला लूप ले लो, नाम कोई भी लिख सकते हो चाहे जिधर से, चाहे आप ABCA लिख दो, चाहे ACBA लिख दो, जो भी लिखेंगे बंद पाश जैसे लिख देते हैं ABCA। इसमें भी आप अपने मर्जी से लूप बना सकते हो। मान लो हमने ये वाला लूप ले लिया, उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, चाहे तो आप क्लॉकवाइज ले लो। तो इसके आधार पर देखो
यहाँ पे इस लूप के हिसाब से, ये देखो लूप आपका ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे यहाँ पे पथ बनेगा, तो उसके हिसाब से प्लस से माइनस चल रहे हैं, तो बैटरी कैसी होनी चाहिए, माइनस। देखो ये यहाँ पे जब आपका लूप ऐसे चल रहा हो प्लस से माइनस की तरफ बैटरी पर, तो वहाँ पे माइनस वोल्टेज लिखते हैं, तो ये लिखा जाएगा माइनस में 2 वोल्ट। फिर यहाँ पे आए घूमते घूमते, ये ऐसे करके आपका लूप ऐसे घूमेगा इस पे, तो जब ऐसे घूमेगा तो इसमें करंट चला इस तरफ, लूप उतर रहा है उस तरफ, अपोजिट हो गया, तो वोल्टेज रहेगा प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस में 2, और करंट की वैल्यू है I1 प्लस I2, क्योंकि I3 का मतलब है I1 प्लस I2। और उसके बाद घूमते घूमते आपका लूप इधर पहुंचा और करंट नीचे उतर रहा, दोनों एक दूसरे के उल्टे, तो ये वाला भी होगा प्लस में। और करंट उधर से I1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू 1 बराबर 0। गुणा करेंगे तो होगा ये 2I1 2I2 प्लस I1 बराबर 2। दो दूसरी तरफ जाके 2I1 मिलके हो गया 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपको इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। जैसे मान लो विलोपन विधि से लगाना, हमें I1 हटाना, तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। तो जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ लगाते हैं, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तो क्या बनने वाला है, 3 दूनी 6, 6I1 3 3 9 I2 बराबर 3। ये आपका पहला बन जाएगा। और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 6I1 2 दूनी 4 4I2 2 दूनी 4। जैसे भी आप समीकरण हल करते हो वैसे। अब इन दोनों को घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो 6I1 कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 5I2 3 में से 4 जाएगा ऋण 1, तो I2 बराबर कितना होगा, I2 बराबर बन जाएगा -1/5, या I2 बराबर होगा माइनस में 0.2 एम्पियर। I2 की वैल्यू हो गई। अब I2 का मान किसी में भी रख दो, जैसे मान लो दूसरे में रख दो, तीसरे में रख दो, कहीं भी। जैसे समीकरण 2 में I2 बराबर -0.2 रखेंगे जब, तो ये बनेगा 3I1 प्लस 2। I2 की जगह माइनस में 0.2 बराबर 2, 2 दूनी 4, उधर जाके घटेगा, 2 माइनस 0.4, तो बराबर घटा के आएगा 1.6। ये हो गया 3I1। 3 से भाग करेंगे 1.6 ही आएगा ये, यहाँ बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, और सॉरी इधर माइनस, इस साइड प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2.4 डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, 0.8 एम्पियर। तो I1 का मान मिल गया, I2 का मान मिल गया। अब गायब है I3, यहाँ लगा देते हैं। I3 है आपका I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू है 0.8 और I2 की वैल्यू है माइनस में 0.2, घटाने पे आएगा 0.6 एम्पियर। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। जब भी आपको किरचॉफ संबंधी सवाल लगाने के लिए आए, जंक्शन बन जाए, तो आपको ये इतनी बात ध्यान रखनी है, लूप आपके मर्जी से बनेगा और करंट की डायरेक्शन फिक्स रहेगी। अगर लूप का डायरेक्शन आपने ऐसा बना दिया कि जहाँ पे बैटरी होगी वहाँ माइनस से प्लस चल रहा होगा आपका लूप, तो वोल्टेज प्लस, प्लस से माइनस चल रहा होगा तो वोल्टेज माइनस। अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन विपरीत हो गया तो वहाँ का वोल्टेज प्लस। अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन एक जैसा, तो वहाँ पे बनने वाला वोल्टेज माइनस होगा और टोटल वोल्टेज जोड़ के 0 आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शनल पार्ट जो था उसका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत से क्या तात्पर्य है।
यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो इसमें 3 खंड हैं। पहला है पीएन जंक्शन डायोड अभिनत और पश्च अभिनत, जिसे उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं, उसका क्या अर्थ है। दूसरा, इससे प्योर डीसी करंट कैसे बनाते हैं। तीसरा, इसका आरेख बना के बताना है। तो सबसे पहला ये देखो, अग्रदिशिक अभिनत। अग्र जितना परीक्षा में पूछा जाएगा उतना ही लिखना आप सब। अग्रदिशिक अभिनत। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस भी, ये फॉरवर्ड बायस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो पीएन जंक्शन है, देखो चित्र बना के बता देते हैं। जो पीएन जंक्शन है, ये मान लो एक तरफ है पी टाइप और एक तरफ है एन टाइप। जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पी में होते हैं होल, एन में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दोनों आपस अगर कहा जाए तो अलग अलग दो के दोनों उदासीन होते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जैसे देखो इसमें होल होते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसमें होते हैं होल। होल का मतलब होता है वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, आभासी धनावेश, ये लोग होते हैं। और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये तो जब P और N टाइप को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो नेगेटिव होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव नेचर का होता है, तो ये इस तरफ चलता है। अब चूंकि ये वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इसको जाके उदासीन कर देता है। तो जैसे ही ये यहाँ से खिसकता है तो तुरंत यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाता है, और जब यहाँ आके पहुँच जाता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाता है। शुरुआत में दोनों उदासीन है, लेकिन कुछ जब आपस में इनको मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे जो जंक्शन है इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये जो कनेक्शन है इसके एक तरफ देखना ध्यान से, ये वाले जब इधर आ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कैसे होगा, क्योंकि होल में इलेक्ट्रॉन आके मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। ये वाला मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ऐसे प्लस बना देते हैं, समझ जाना, माइनस माइनस माइनस। तो ये जो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर था ये जंक्शन के बगल में ऋणायन हो जाएगा, और जो एन टाइप है ये जंक्शन के बगल में धनायन बन जाएगा। यानी ये पॉजिटिव नेचर का बन गया, अब ये नेगेटिव नेचर का हो गया। शुरुआत में जब कनेक्ट किए थे तब कुछ नहीं था, दो के दोनों उदासीन थे। कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉन और इधर के होल जिसे कोटर कहते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू हो गए या एक दूसरे की ओर चलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जंक्शन के बगल में एन टाइप वाले में पॉजिटिव चार्ज और पी टाइप वाले में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, प्लस से माइनस। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लस चार्ज तो सारे के सारे कोटर इस तरफ आ जाएंगे या सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, सब नहीं जा पाएंगे। कारण क्या है, देखो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की आदत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने की, और कोटर की खासियत होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अब ये इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पे इलेक्ट्रॉन पे, इसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलना है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना। तो अब ये यहाँ का कोटर इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ नहीं जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी। इसे बोलते हैं विभव प्राचीर। यहाँ के वोल्टेज को जब इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ और कोटर इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा पाता है तब जंक्शन के बगल में जो वोल्टेज बन जाता है उसे कहते हैं विभव प्राचीर। तो ऐसी दशा में
अभी भी अगर यहाँ के कोटर को इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन को कोटर की तरफ चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप ऐसी बैटरी बना सकते हो रेगुलेटर टाइप, जिसे कम ज़्यादा किया जा सके ज़रूरत के हिसाब से। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी वाले या पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ के विभव प्राचीर से अधिक है, या कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि प्लस इधर लग गया माइनस इधर, तो ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलेंगे और कोटर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, अब दोनों एक दूसरे के पार हो जाएंगे, जिससे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसे कहते हैं अग्रदिशिक अभिनत। लिखेंगे जब पी-एन संधि डायोड को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पी टाइप बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है या जुड़ता है, तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं। अग्र अभिनत कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अग्रदिशिक अभिनत का मतलब जब पी एन जंक्शन डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तब जो पी एन जंक्शन डायोड होगा वो होगा अग्रदिशिक अभिनत। केवल यहाँ इतना ही पूछा था बस। अभी बाकी इसके आगे और भी प्रक्रिया की ये काम कैसे करता है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट की दिशा किसके वजह से होती है, इंटरनल सर्किट में करंट की दिशा किसके कारण होती है, तो सब एक लंबी प्रक्रिया है जो कि आपको इसमें नहीं लिखना है। केवल इसमें आपको लिखना अग्रदिशिक अभिनत के बारे में। अग्रदिशिक अभिनत जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तब उसे कहते हैं अग्रदिशिक अभिनत। जिसमें धारा, इसमें जो धारा होती है वो धारा की दिशा कैसी होती है, धारा की दिशा इस टाइप से होती है। देखो हम यहाँ पे चित्र बना देते हैं। बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण विद्युत धारा इसमें बहती है। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड जब अग्र दिशा में होता है तब उसमें बाह्य परिपथ में करंट किसके कारण बहती है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। और अंदर अंदर किसके कारण बहती है, अंदर अंदर बहती है कोटर के कारण, और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। तो अंदर अंदर जो धारा होती है वो पी से होती है एन की तरफ, लेकिन बाह्य परिपथ में जो धारा होती है वो होती है एन से पी की तरफ। एक्सटर्नल सर्किट में करंट एन से पी की तरफ, इंटरनल सर्किट में करंट पी से एन की तरफ। इसका ठीक उल्टा, इसको परिपथ आरेख में अगर बनाएंगे, सर्किट डायग्राम इसका ऐसा होता है। देखो पी एन जंक्शन को इस हिसाब से भी दिखाते हैं। ये होता है पी टर्मिनल और ये होता है एन। ये एन है, ये पी है। एन को कहते हैं कैथोड, एन को कैथोड भी कहते हैं, और ये इधर होता पी, इसको एनोड कहते हैं। तो जब ये इस टाइप से कनेक्ट होता है तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस।
ऐसे ही अगला है उत्क्रम अभिनत, उसको भी बना ही देते हैं यहीं पे। उत्क्रम अभिनत, जब पीएन जंक्शन डायोड को इस हिसाब से कनेक्ट करें कि एन वाला टर्मिनल प्लस से और पी वाला जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो माइनस के साथ कनेक्ट हो जाए, ये एन और ये पी, तो इसको कहेंगे रिवर्स बायस। चाहे तो आप ऐसे पूरा चित्र बना के फिर बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर दो, तो इसमें कोई धारा नहीं बहती है, बहुत छीड़ धारा बहती है। कारण क्या है, देखो अगर टर्मिनल मान लो बदल के इधर माइनस कर दें इधर प्लस कर दें तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर से इधर खिसक आएंगे और कोटर इधर से इधर खिंच जाएंगे, तो बीच में से सर्किट ओपन हो जाएगा, तो जिसके कारण इसमें कोई धारा नहीं बहती। इसमें करंट बहता है लेकिन इसमें कोई करंट नहीं बहता, या कह सकते हैं बहुत छीड़ धारा बहती है। तो ये हो गया उत्क्रम अभिनत। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो लिखेंगे जब पीएन जंक्शन डायोड के एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तब इस पूरे समायोजन को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड का उत्क्रम अभिनत। तो ये तो हो गया इसका काम। अगला है यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, इसको फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए चाहिए एक अल्टरनेटिंग सोर्स, जैसे हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर को बना ले रहे हैं और ये है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल जो कि एसी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली। यह है द्वितीय कुंडली, इधर से निकासी वोल्टेज होगा। और ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता, ध्यान रखना फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। एक अगर आपको यहाँ पे देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ बनाना है तो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है 4 डायोड यूज करके, दूसरा 2 डायोड यूज करके। जब हम 4 डायोड यूज करेंगे तो इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसमें केवल 2 सिरे होंगे, लेकिन जब 2 डायोड यूज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में 3 टर्मिनल होंगे। ध्यान रखना, जब 2 डायोड यूज करना तो सेकेंडरी कॉइल में 3 होंगे, और जब 4 डायोड यूज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में केवल 2 लूप बाहर होते हैं, जिसमें से जब 2 डायोड यूज करेंगे तो इस सेकेंडरी कॉइल के ठीक बीच में से एक वायर बाहर जाता है। और यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, मतलब एक जो सिरा निकला उसे ए कह देते हैं। जैसे मान लो ऐसे हम वायर लपेट रहे हैं, एक बाहर कर दिया, फिर इसी को लेके लपेटना शुरू करके फिर बाहर कर दिया, तो ये 3, 1 2 3, इसके बीच में टर्नों की संख्या और इसके बीच में फेरों की संख्या दोनों बराबर होती है हमेशा। तो अगर मान लो आपको 2 डायोड यूज करने हैं तो यहाँ पे ए और सी टर्मिनल तक जाते समय बीच में एक और टर्मिनल होना चाहिए बी, और यहाँ पे वी ए बी बराबर होना चाहिए वी बी सी। ये कंपलसरी है, अगर नहीं हुआ तो फुल वेव रेक्टिफायर नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पे एक बना दें, पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट कर दें और एक यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट कर दें, दोनों को आपस में जोड़ दो। अब एक वायर यहाँ से ले लो, एक वायर यहाँ से ले लो, और यहाँ पे एक लोड प्रतिरोध लगा दो। चाहे तो इसकी जगह पे वोल्ट मीटर लगा दो, चाहे यहाँ से निकलने वाले वायर को आप ले जाके यूज करो बल्ब में कहीं भी, इसलिए इसको लोड बोलते हैं, जहाँ पे आपको इसे यूज करना है। बस बन गया ये फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब काम कैसे करता है देखो, जब सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट भेजी जाती है, सेकेंडरी कॉइल में नहीं सॉरी प्राइमरी कॉइल में जब अल्टरनेटिंग करंट भेजी जाती है इस टाइप से, तो मान लो ए वाला टर्मिनल प्लस है, ये है पी और एन, ये पी और ये एन, ये वाला टर्मिनल प्लस है तो ये टर्मिनल कैसा होगा माइनस। पहला वाला अगर प्लस है तो दूसरा वाला कैसा होगा, दोनों को बना रहे हैं यहाँ पे, एक ऊपर वाले के लिए ग्राफ और एक नीचे वाले के लिए।
तो जब ये वाला टर्मिनल प्लस होगा, P प्लस होगा और N माइनस के साथ कनेक्ट होगा, तो अब चूंकि इधर से तो नहीं जाएगा, जब P को माइनस से कनेक्ट कर दो, देखो जब P को माइनस से कनेक्ट कर दो तो वो डायोड काम करना बंद कर देता है। तो ये डायोड काम करना बंद कर दिया, लेकिन परिपथ कैसे पूरी होगी, ये यहाँ से निकल के B से जाएगी और ये इधर से, तो ये परिपथ हो जाएगा पूरा। तो इसमें करंट ऐसे बहेगा। क्या परिपथ पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। थोड़ा छोटा बना दें इसको, ये वाला, क्योंकि इस रास्ते से करंट नहीं गया तो एक ही पीएन जंक्शन डायोड काम किया, दूसरा नहीं काम किया। अब जैसे ही आधे चक्कर में ये वाला हिस्सा जब काम कर रहा है, देखो अल्टरनेटिंग करंट की जब ये डायरेक्शन है, मतलब जब नीचे वाला टर्मिनल अब की बार ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला डायोड काम करना बंद कर देगा, अब की बार ये काम करेगा। तो जब ये काम करेगा तो ये नीचे वाला पार्ट काम कर रहा है और बना एक बार फिर डीसी, ये वाला। अगले राउंड में फिर ऊपर वाला डायोड काम करेगा, तो वो बनाएगा आधा चक्कर का करंट। अगले राउंड में ये काम करेगा तो ये फिर बनाएगा आधे चक्कर का करंट। इन सबको अगर कंबाइन कर दें तो बन जाएगा, कहाँ बनाए, यहीं पे छोटा सा बना देते हैं इसे। ये एक बार ऊपर वाला काम करेगा तो एक बार नीचे वाला काम करेगा, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, तो ये बन जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 2 डायोड यूज करने हैं। सेकेंडरी कॉइल में 3 लूप होंगी, जिसमें से 2-2 लूप का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। एक से एक पीएन जंक्शन, दूसरे से दूसरा पीएन जंक्शन, और दोनों पीएन जंक्शन का जो पोल होगा, एक साइड इधर इसका पी है तो इधर भी इसका पी होना चाहिए। अगर इसका एन पहले वाले का इधर है तो दूसरे वाले का एन भी इधर ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्या है, पीएन जंक्शन डायोड अग्रदिशिक अभिनत में जब पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को प्लस से एन टर्मिनल को माइनस से जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं अग्रदिशिक अभिनत। काम कैसे करता है आप इसको देख के समझ सकते हो। उत्क्रम अभिनत का मतलब होता है जब पीएन जंक्शन डायोड का पी वाला बैटरी के माइनस से एन वाला बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं उत्क्रम अभिनत। इसमें लगभग कोई धारा नहीं बहती है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे यूज करते हैं, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि उसमें 2 पीएन जंक्शन डायोड हों और उसे अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर देना है, जहां पे पीएन जंक्शन डायोड का एक पॉइंट और दूसरे पीएन जंक्शन का एक पॉइंट, उसके बीच में एक तीसरा पॉइंट होना चाहिए जहां पे इन दोनों के बीच का वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसे किसी लोड प्रतिरोध R से कनेक्ट कर दो तो वहाँ पे वोल्टेज हमेशा बराबर बराबर मिलेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अभी इसमें एक प्रश्न और है। प्रश्न है अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब हमने सेट 1 में दे दिया है, आप वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। तो ये था आज का सलूशन। उम्मीद है आपको आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएंगे।